वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यू- यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लाबिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या ताबी और श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए ढाया, पेंदर, बेगर, नेबर, झूम, पोड़ू, खंडार और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतु खेती के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस रात में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक करते छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इस भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फली। यूरोपीय वन संरक्षणों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ सालों के अंदर पर खेती की जा रही हो, ऐसे जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय काफ़ी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लकड़ों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब भी मुश्किल था, इसीलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बनाना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, चीते जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यहाँ पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहाँ एक तरफ वन कानूनों लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का खेत अब एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों को शिकार करने सदियों से दरबारी और नवाबों का सांस्कृतिक हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन बड़े पैमाने पर बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर भी हिंदुस्तान को से बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों को शिकार कर यह कहकर इनाम दिया या कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल टॉपिक के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज सरकार ने 400 बाघों को मारा था। रंगल जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि उनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार करने अवसर का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पैसे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। हमारी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाली ब्राज़ीली अमेज़न के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना आरम्भ कर दिया। कालांतर में वे व्यापारियों की ओर नीचे उतर आया और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों को व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय बंजरा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल,
सींग रेशम के कोय, हाथीदांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सभी मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के ओरावा, कैराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ है। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतें दोनों की भर्ती की गई। इनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ कुछ नहीं खराब। उन्हें उनके गाँवों से उठाकर भर्ती तो कर दिया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में हम आज भी याद करते हैं। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठार है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान, इंद्रावती नदी बस्तर के आर पर पूर्व से पश्चिम तक बढ़ती है। बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, धोबा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाँव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में प्रत्येक खेती हर त्यौहार पर धरती को चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी इतना ही मानते हैं, क्योंकि हर गाँव को अपनी चौहद्दी पता होती है। इसलिए ये लोग इन समूहों के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गाँव के लोग दूसरे गाँव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिससे देव सारी गाँव या मान कहा जाता है। कुछ गाँव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदारी रखते हैं। उन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहाँ एक परगने गाँव का समूह वो परगना कर जाता था। तो गाँवों के मुखिया गुप्त और जंगल से तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते। लोगों को भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2 तिहाई हिस्सों को आरक्षित करके घुमंतु खेती को रोकने और शिकार और अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने से प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गाँवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गाँव वाली जमीन के बड़े हुए लगानों और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से परेशान थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899, 1900 में और फिर 1907, 1908 में वन आरक्षण नीति निगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गाँवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना आरम्भ कर दिया। कांगेर वनों के ध्रुवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेता नार गाँव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम खासियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गाँव गाँव चक्कर काटने लगे। यह गाँवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गाँव ने इस बगावत के करते हुए कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूलों और पुलिस थाने को लूटा जलाया गया, तो अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के चश्मे गीत गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा। पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के
पारदलियों, असोल माटोर और प्रवासियों का हजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोली चला दी। इसके बाद बगावत में शरीफ लोग पर कोड़े बरसाए और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने के लिए 3 महीने फरवरी से मई लग गए। फिर भी वे गुंडा धूर को कभी पकड़ नहीं सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत इजारे के आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति काम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल बनाओ की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया।